गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आपका स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर स्वागत है। आप इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लगातार पढ़ रहे थे बच्चों, थोड़ा सा लेट रहे, हम थोड़ा बिजी थे किसी काम में, इसलिए वीडियो लेक्चर आपके सामने लेट हुए हैं। तो आज आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ और दिखने में तो आपको बच्चों वाला लगेगा कि ये सर क्या पढ़ा रहे, तो हमको ऑलरेडी आता है, बट जब हमारे सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है वहाँ आपके लिए हार्ड हो जाता है। इसी प्रकार मैं सारे कॉन्सेप्ट लिख के रखूंगा और सिर्फ आज बोल के एक्सप्लेन करूंगा। समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, बाद में इनको अपने पास लिख लेना और टाइम दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट लेके लिख भी लेना कॉपी पे, ठीक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जितने वर्ड आपको हिंदी में मिल रहे हैं, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, इन सब के लिए मैंने आई यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब ये वाले शब्द आपको जितने भी सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे, लेक्चर को पूरे को सुनिएगा आप, तभी समझ में आएगा। अगर आप सोचो मैं स्क्रीनशॉट लेके लिख लूँ तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, तब पल्ले नहीं पड़ने वाला। इन शब्दों का आप ये ध्यान रखेंगे, जब ये सारे शब्द आपको सब्जेक्ट के रूप में आएंगे सेंटेंस में, किसके रूप में आएंगे? देखो दो चीज़ होती है ना, एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ गए नहीं? ये है सब्जेक्ट की जगह। जब जितने लोग ये दिख रहे हैं सब लिखा हुआ ये सब्जेक्ट के स्थान पर है हिंदी में, तो हम इनकी इंग्लिश यही लिखेंगे। तो मैंने सिंगुलर लिख दिया है, ये सब सिंगुलर हैं, इनके अलावा भी सिंगुलर बहुत सारे होते हैं। ये प्लूरल लिख दिया कुछ, ये सब प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल में क्या क्या आ रहा है? ही, शी, इट, नाम किसी का, दिस, दैट, चाइल्ड, माय फादर, माय मदर, ये सब सिंगुलर की कैटेगरीज में आ रहे हैं। प्लूरल आई, वी, यू, दे, दिस, ये सब क्या है? प्लूरल है। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो उसके बाद आइए, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है सब्जेक्ट क्या होता है। मोस्टली आप लोगों ने ये पढ़ा होता है कि जो कार्य करने वाला, कर्ता, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपका वाला अच्छा है कि आप उसे भी याद रखे हुए हैं अभी तक, लेकिन उसमें एक छोटी सी लाइन आप और जोड़ दीजिए, नया आ जाएगा, जिसके विषय में बातचीत की जाती है। जिसके विषय में बातचीत की जाती है वो भी एक सब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया? या फिर काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? काम करने वाला एक सब्जेक्ट होता है। इतना ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने बोला खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, गौर करिएगा सेंटेंस की ओर। खाना बन रहा है, खाना जो बनाने का काम कर कौन रहा है? अब यहां पर सब्जेक्ट है कोई? आपको वो सर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन नहीं, मैंने जो सेंटेंस बोला है उस सेंटेंस में इस चीज को फाइंड कीजिए जिसके विषय में बात कर रहे हो। किसके विषय में बात कर रहे हो आप? खाने के बारे में। तो इट मीन्स कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा खाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाना हो जाएगा। अब बोलते मोहन खाना बना रहा है, तब खाना बनाने का काम कर कौन रहा है? काम करने वाले का यहां पर नाम भी आ चुका है, तो फिर काम करने वाला अब सब्जेक्ट होगा। कौन होगा? मोहन होगा। नेक्स्ट वर्ब। इससे पता चलता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वर्ब हमें यह बताती है कि कोई क्रिया हो रही नहीं हो रही। जैसे पढ़ना, तो आपका पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ाना, तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। कोई सो रहा इंसान, वो सोने का काम कर रहा है, उसका काम सोना है। बात समझ नहीं आ रहा है? कोई खेल रहा है तो उसका खेलना काम है। तो सर अब इसके बाद ये प्रॉब्लम है कि वर्ब पहचानेंगे कैसे? आप लोग कैसे गाइड करोगे कि इस वाक्य में दी हुई वर्ब कौन सी है? तो उसकी मैंने पहचान लिखी है। देखो बच्चों ध्यान देना, वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी ये शब्द आएंगे। जिसके अंत में ना, ने, नी शब्द आए वो वर्ब होती है या भाव निकलता है। और देखो यहां पर मैं छोटा सा और बोलूंगा, देखो अंत में आती है, ये वर्ड सुनिए, अंत में आती है। कौन कह रहे? वाक्य के वर्ब अंत में आती है। समझ नहीं आ रहा है? अब देखो मैं थोड़ा सा इसका क्लियर कर दे रहा हूं। देखो ध्यान देना, मुझे खाना खाना है, मुझे गाना गाना है। अब आप यहां पर मुझे ये कह सकते हैं, सर आपने कहा था जिसके अंत में ना, ने नहीं आता है वो वर्ब होती है, तो सर अभी मैं इसको वर्ब मानूं या इसको मानूं? इन दोनों में किसको वर्ब मानूं? है ना? बात समझ नहीं आ रहा है? तो मैंने लास्ट में छोटा सा बता दिया कि वर्ब अंत में आती है। कहां आती है? तो वर्ब जो है, अब ये वर्ब है हमारी, खाना खाना, गाना गाना। ये खाना फूड है, ये गाना सॉन्ग है। इसका मतलब ईट है और इसका मतलब सिंग है। बात समझ नहीं आ रहा है? वर्ब कहां रहेगी? वाक्य के लास्ट में रहेगी। या भाव निकलता है। अब भाव कैसे निकलते हो?
आरन आने नी, जाना आना, लिखना पढ़ना, सोना कूदना, उठना बैठना, कुछ भी आप किताब लीजिए उसमें आपको वर्ब नजर आएंगे, सबके लास्ट में ना जरूर लिखा होगा। बात समझ गए नहीं? ठीक। अच्छा भाव देखो, भाव अर्थ जो मैं बता रहा था आपको कि भाव कैसे निकलेगा। देखो यहां का लिखा मैंने गया, गया। अब गए का मतलब क्या है कि उसका बाजार जाना, वो बाजार गया, उसका बाजार जाना, वो आया, वो मुझसे मिलने आया, यानी कि उसका मेरे पास आना, यानी कि वो कमरे में सोया, उसका सोए का मतलब हो जाएगा सोना। तो आ रहा लास्ट में नाने नहीं, हम उसका भावार्थ भी निकाल के देख रहे हैं, तो नाने नहीं आ जाए। क्लियर है? समझ सारा लीजिए आराम से, लास्ट में जाकर के आप स्क्रीनशॉट लेना इसका, फिर कापी पे सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लिख लीजिएगा। तो वर्ब के टाइप्स होते हैं 3 प्रकार। आप लोग इससे तो वाकिफ होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये आप जानते होंगे, लेकिन नहीं, उनसे हटके कुछ वर्ब के रूप हैं, वो 3 रूप हैं। कितने हैं? 3। वो कौन कौन से हैं लिखे हुए हैं? बी है, दूसरा डू है, और तीसरा हैव है। अब बी, अब इसको बहुत गौर से देखिएगा। बी मीन्स होना, बी मीन्स होना। अगर मैंने आपसे पूछा बच्चों आप क्या हो, आपने कहा सर मैं स्टूडेंट हूं, क्या आपने कभी ऐसे बोला है सर जी मैं स्टूडेंट होना? ऐसे बोलते हैं? समझ नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं है। या आपने मैं पूछा आपके पापा क्या हैं, आपने कहा सर जी मेरे पापा डॉक्टर होना, ऐसे बोलोगे आप? नहीं, आप बोलोगे सर मेरे पापा जी डॉक्टर हैं। तो इस होने को आपने हिंदी में चेंज किया, वो है बन गया, हूं बन गया, है बन गया। जब ये शब्द बदले हैं तो इसी बी के, देखिएगा इस बी के रूप इंग्लिश में बदल गए। हूं का एम हो गया, है का इज हो गया, और है का आर हो गया। ऐसी पास्ट में चले जाएंगे तो था का वॉज हो जाएगा, थे का वर हो जाएगा। गागेगी, इनका फ्यूचर में चले जाएंगे आप तो विल बी शैल भी हो जाएगा। पैसिव वॉइस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बीन और बीइंग का यूज करके भी टेंसेस में पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे अगर आपके डाउट रह जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा कि सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, एक अच्छी बात आपके लिए और भी है, किसी को बहुत ज़्यादा डाउट्स हों, अगर आप यूट्यूब पर, जैसे मैं लाइव नहीं रहता हूँ तो नहीं हो पाती है पढ़ाई, आप एक मैं जूम ऐप से भी स्टडी कराता हूँ, तो आप वहाँ पर भी लाइव आकर के मुझे पूछ सकते हैं कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है। फीस चार्ज आपका वहाँ कोई नहीं जाने वाला है। बस अपने डाउट्स आप कैसे भी क्लियर कर सकते हैं, चाहे कॉल कर लीजिए चाहे कुछ भी कर लें। डू मीन्स करना, डू मीन्स करना। तो जब बच्चों इस डू के साथ हम ईएस जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है डज, और जब हम इसमें कुछ भी नहीं जोड़ते हैं तो ये डू ही रहता है, और सेकंड फॉर्म इसकी डिड होती है। तो जब इनको हम हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे तो आपने असल पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, तो वहां पर ये वर्ब की हमने हेल्प ली तो ये बन गई सारी हेल्पिंग वर्ब। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट आया आपका हैव। तो हैव मैंने वैसे मेन वर्ब के रूप में इसका अर्थ रखना होता है, सेकंड फॉर्म इसकी हैड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड हो जाएगी। तो जब बच्चों हम इस हैव में एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा हैव्स। क्या बन जाएगा? हैव्स। तो हम इसे हैव्स ना बोल के ग्रामर के अकॉर्डिंग इसे हैज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैज बोला जाता है। फिर ये हैज, हैव, हैड, ये तीनों जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाकर के हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप से जानते हैं। इनके साथ नॉट लगाइए और आती है थर्ड फॉर्म। और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये सारा समझ में आ गया होगा। तो ये सारे बच्चों सब्जेक्ट के रूप थे, ये सिंगुलर थे, प्लूरल थे। बिल्कुल जो बिगनर स्टूडेंट हैं, स्टार्टिंग से पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। आगे जाके मैंने टेंसेस पे लेक्चर बनाए हुए हैं, उनको भी जरूर देखना, आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ। या आप एक काम करें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इस पूरे का, पहले आप कॉपी पे लिखिए। इसके अलावा मैं दिस, दैट, दीज, दोज, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, वो भी लिख के समझाता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने आपको बोला था यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज समझाऊंगा। तो ये देख लीजिए, यूज ऑफ दिस। अब दिस का प्रयोग क्या है? यह, दिस का जो हिंदी मीनिंग है यह और इस, यह और इसका यूज हम कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, वो मैंने लिखा हुआ साथ साथ में। जब सब्जेक्ट के रूप में ये शब्द आएंगे, आप अब ये भी सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, तब हम ऐसा लिखेंगे। अगर इकट्ठा लिखा होगा एक ही साथ, अगर मान लीजिए इनको अलग अलग सेपरेट नहीं कर रहा है, एक साथ लिखा है, सेंटेंस में ऐसे आएगा जैसे लिखा है यह लड़का अपना काम कर रहा है, तो उस टाइम पे आप लगाएंगे दिस बॉय।
लेकिन वो बच्चों पास में होना चाहिए। इंडिकेट करो। मैंने बोला यह लड़का, दिस बॉय, मैंने बोला वह लड़का, दैट बॉय। यह और वह, पास और दूर का ध्यान रखेंगे आप। पास में हो लेकिन वो एक हो। डेफिनेशन लिखो, जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान पास में हो लेकिन वो एक हो। समझ गए? जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान पास में हो लेकिन वो एक हो। देखो, यह लड़का, दिस बॉय, यह आदमी, दिस मैन, यह औरत, दिस वुमेन, यह लड़की, दिस गर्ल। इस लड़के ने अपना काम कर लिया है तो दिस बॉय, इस लड़की ने खाना खा लिया है, दिस गर्ल, इस दिन, दिस डे। तो इसी प्रकार आपका ये दिस था सिंगुलर के लिए। दिस का यूज किसके लिए किया आपने? सिंगुलर के लिए और पास के लिए। सेम आपके सामने इसी के आगे मैंने लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं आप, इशारे मात्र के लिए। देखें, इसके बाद आपका है दीज। क्या है? दीज। दीज मैंने ये या इन पास में हो लेकिन वो एक से ज़्यादा हो। ये लड़के, दीज बॉयज, ये लड़के खेल रहे हैं, ये लड़कियां पढ़ रही हैं, ये आदमी आ रहे हैं, ये औरतें जा रही हैं, तो एक साथ है इकट्ठा। तब आप इनका प्रयोग करेंगे, दीज बॉयज, दीज मैन, दीज वीमेन, और दीज बॉयज, दीज मैन, दीज डेज। क्लियर हो गया? सेम आपस में हो गया इनका, पास पास के लिए ज़्यादा और एक। सेम। फिर आइए दूर। दूर हो लेकिन वो एक हो। दूर हो लेकिन वो एक हो। जैसे कि वह लड़का दूर हो गया, दैट बॉय, वह लड़की, दैट गर्ल, वह औरत, दैट वुमेन, वह आदमी, दैट मैन। तो यानी कि वह मार्कर, दैट मार्कर, वह कमरा, दैट रूम, उस दिन, दैट डे, उस पल यानी कि दैट टाइम। आप कुछ भी बोल सकते हो ना, ये सब दूर के लिए, लेकिन वो एक हो। समझ आ गया नहीं आ गया? नोट कर लेंगे। फिर सेम इसके सामने मैंने लिखा है, ये दूर था, एक था। अब दूर हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन। तो बेटे इनको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के चैप्टर में आपको सब जा करके पता लग जाएगा कि कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। कौन सा प्रोनाउन पढ़ाया था सर जी ने? इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इट मीन्स कि संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। तो वे लड़के, दोज बॉयज, वे आदमी, दोज मैन, वे औरतें, दोज वुमेन। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आप लिख लीजिए। जब आपको टेंसेस पढ़ने हो, उन टेंसेस में मैंने इन सब का यूज करके वाक्य बनाने को दिए भी हैं और बना करके एग्जाम्पल भी दिए हैं। वहां आपको जाकर के और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी पर लिख लीजिए उसके साथ साथ। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो पॉजेसिव कैसे कैसे आते हैं, मतलब उनका यूज कब कहाँ करते हैं, उनको लिख के बताता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता रहा था कि अधिकार प्रकट करने वाले वाक्य उनको कैसे यूज करेंगे। अब देखो, इस लाइन को देखिए, बीच वाली लाइन को देखिए, और इस वाली को, और लास्ट वाली को। ठीक, तो सबसे पहले मैंने इस वाली लाइन के ऊपर एस लिखा है। उस एस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। और लास्ट वाली लाइन पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब ये वाले वर्ड आपको किसी भी, देखो ध्यान देना, एक सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और बीच में कोई वर्ब लगाते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जरूर लिखते हैं। तो जब हिंदी में मैंने पहले लेक्चर में, पहले शुरुआत में बताया है कि हिंदी वाले वर्ड अगर ये सब आ रहे थे तो हम सब्जेक्ट के जगह पर इनकी इंग्लिश ये वाली लिख रहे थे। लेकिन जब यही वर्ड देखो दिखने में सेम है, मुझे सब्जेक्ट के रूप में आया, आए, मुझे लास्ट में आया तो मी। समझ नहीं आ रहा है? जब लास्ट में आएगा तो मी, हमें सब्जेक्ट जब शुरू में आया तो वी, अगर वही हमें लौट के लास्ट में आ जाए तो अस का प्रयोग करते हैं। भाषा नहीं आ रहा है? तो आप ध्यान रखिए। देखो, जब मैं के साथ अपना शब्द है, किसके साथ? मैं के साथ अपना या मेरा वर्ड आ जाए तो उस टाइम पे आप माई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माई। ध्यान रखिएगा, फिर बार बार पूछते हो सर जी कहां पर क्या लगाना है। मैं के साथ जब अपना आएगा तो आप क्या लगाएंगे? माई। क्लियर? अगर मैं के साथ आपका स्वयं और खुद शब्द आ जाए, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, खुद करता हूं, ऐसा होता है, तब आप इसकी इंग्लिश क्या लगाएंगे? माई सेल्फ। और जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो आपको मी लगाना है। सेम, हम के साथ जब अपना शब्द आए, हम अपना कार्य, तो आपको लगाना होता है आर। क्या लगाते हैं? आर। उस टाइम पे आप आर लगाओगे जब हम के साथ अपना के बाद स्वयं और खुद शब्द आ जाए, तब आपको आर सेल्व्स लगाना है। और यही शब्द लास्ट में चले जाए तो आपको ऑब्जेक्ट के रूप में अस लगाना है। फिर आओ तुम, तुम्हें, तुमको।
इन सब के लिए यदि आपको, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम तुम्हारा काम कर रहे हो, तो उसकी इंग्लिश योर हो जाती है। और यहाँ पर अगर खुद और स्वयं की बात करी जाए तो वहाँ पर दो लिखे मैंने, योर सेल्व्स या योर सेल्फ। सपोज आपके सामने कोई खड़ा है, कोई एक पर्सन खड़ा है, लेकिन आप उस टाइम पे उसको जो एड्रेसेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि तुम अपना काम करते हो, उसको कह के तुम, तो वो उस टाइम एक इंसान है, तो वहाँ पर आप अपने की इंग्लिश योर सेल्फ लगा देंगे। अगर आप समुच्चय समूह में एक या ग्रुप में किसी को तुम वर्ड यूज करके ये सेंटेंस बना रहे हो, तो वहाँ पर वो बहुवचन का काम करता है, तो आपको योर सेल्व्स लगाना होता है ऑब्जेक्ट में यू। फिर आइए आप यहाँ पर देखिए, वह की इंग्लिश ही, दिस दैट मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, सिंगुलर थे, एक वचन थे, तो वह लड़का होगा तो एक होगा, वह लड़की होगी एक होगी, यह लड़की होगी एक, यह लड़का एक। तो उन सब के लिए, या किसी का नाम होता है राम, श्याम, गीता, रीता, बीता, कुछ भी नाम होगा, तो उस टाइम पे आपको पुरुषों के लिए ये शब्द, पुरुषों के लिए, किसके लिए, पुरुषों के लिए आपको हिज लगाना है। और जब इन सब के लिए स्वयं शब्द आ जाए तो आपको हिमसेल्फ लगाना है, और जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो आपको हिम लगाना है। फिर नीचे ये मैंने लेडीज के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग, स्त्री जाति के लिए लिखा है, मेल फीमेल, समझ में आ रहा होगा। तो उस टाइम पे शी हो गया, यह लड़की, यह औरत, या उनका नाम हो गया, किसी लेडीज के नाम की बात करी है मैंने, माता हो सकती है, दादी हो सकती है, कुछ भी, सीता उसका नाम, गीता उसका नाम हो सकता है। जब उन सब के लिए अगर आप स्वयं और खुद शब्द यूज करेंगे तो आपको हर सेल्फ लगाना है। क्या लगाना है, हर सेल्फ। ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे तो हर रहेगा, क्या रहेगा, इसका पॉजेसिव। ये वाली लाइन बच्चों जो है इसको पॉजेसिव बोलते हैं, यानी कि अधिकार प्रकट करने वाले शब्द। क्या करने वाले, अपना अधिकार बताने वाले। फिर वे, वो, दे, दीस, दोस, जब ये सब एक से ज्यादा हैं, बहुवचन, तो इन बहुवचन के साथ जब अपना शब्द आएगा, देखो अपना या उनका, उन्होंने उनका काम कर लिया, यानी कि उनका अपना, खुद का, तब आपको लगाना है देयर। और जब उनके साथ एक स्वयं शब्द जुड़ जाता है, उसी स्वयं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, देमसेल्व्स, क्या हो जाएगी। और जब ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो देम हो जाएगी। फिर देखो ध्यान देना, मैंने सबको एक ही जगह लिख दिया है। फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आई और वी यू आ रहा है, और सेकंड में यू आ रहा है, थर्ड पर्सन में बाकी सारे आ रहे हैं, ये भी आप लिख लेंगे। और बच्चों इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगर कुछ रह गया होगा मैं देख लूंगा, फिर शायद उसी ऊपर एक नया लेक्चर बना दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव अच्छे से समझ में आया होगा, यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। और इसके साथ साथ आप वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड तक शेयर भी करें, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पे लिख लें। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कैसा था। और यदि मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं तो आप भी मेरा हौसला बढ़ाए करें, और अपनी डिमांड भी रखा करें कि सर इसके बाद कोई नया लेक्चर ये वाला दीजिए। और काफ़ी, चलो मैं तो लेट हो ही गया था, आप तो मुझसे भी लेट हो। मुझे नहीं लगता कि इतने साल के दौरान किसी बच्चे ने डिमांड नहीं करी। वेरी गुड, मेरे रुद्रपुर वालों, उनके लिए तो बहुत बहुत शाबाश। मैं अपने सिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं कि जो रोज पूछते हैं मुझे, कमेंट बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं अपना अपना नाम कि कितने सवाल आपने करे हैं। तो मैं आपको सबको बोल रहा हूँ, अगर पढ़ने का ख्यालात हो तो आप बिल्कुल पूछें भी। जब तक आप अध्यापक से सवाल नहीं पूछेंगे तब तक वो आपको बताएगा भी नहीं। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।